नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 10 अगस्त 2026। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं, आप ध्यान से देखना कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो क्लास कंप्लीट देखना। एक चीज़ मैं बता दूं, देखो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो तो ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद होगा, चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो, साइंस का हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं। और देखो, जिनका पेपर बाकी है साथियों, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता देना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और एक चीज़ बता दें, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस करा रहा हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं है, वो क्लास आप जरूर देख कर जाना। करेंट अफेयर्स में आप कम से कम 15 क्वेश्चंस तो करके ही आओगे, ठीक है। अब तक मैंने बहुत सारे क्लासेस करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जो एक्सपेक्टेड क्लासेस हैं उनको जरूर से जरूर देख लेना। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये था साइंस का कि निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी निलंबन सस्पेंशन को लेकर एक आपको जो है ना स्टेटमेंट दिया हुआ था और आपको चुनना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे 4 कि यह एक समांगी और स्थायी मिश्रण है। तो आपका ये तो गलत होगा, क्योंकि निलंबन ना तो समांगी मिश्रण है और ना ही स्थायी मिश्रण होता है। देखो बी में लिखा हुआ है यह एक विषमांगी मिश्रण है और अस्थायी मिश्रण है। बिल्कुल, निलंबन जो होता है सस्पेंशन, ये साथियों एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है और ये अस्थायी मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता कि यह अस्थायी मिश्रण है, क्योंकि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कण पूरी तरह घुलते नहीं, कुछ समय तक स्थिर रखने पर इसके भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, जैसे चौक और पानी निलंबन का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, एक सवाल संयोजन अभिक्रिया से स्टेटमेंट दिया हुआ था कि संयोजन अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये स्टेटमेंट सही है, बाकी ये सब गलत है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट, देखिए अधिकांश संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं, याद रखना ये ऊष्माक्षेपी होती हैं भाई, हीट निकालती हैं। आगे देखिए, आगे जो सवाल था साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। देखिए, आप लोग लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और क्वेश्चंस जो आपको कराते हैं हमेशा 100% रियल और ऑथेंटिक कराते हैं। देखो सवाल था, किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ, वेग टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। भाई बहुत ही अच्छा सवाल था। कल भी मैंने जो एक्सपेक्टेड क्लास आपको कराया था ना, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन थे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करेंट अफेयर्स के और टॉप 50 क्वेश्चंस आपको साइंस के करवाए थे, उसमें भी आपको मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन कराया था, क्योंकि PYQ पिछली बार का सवाल है ये। तो देखिए, किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है ना, वेग समय ग्राफ का जो नीचे का क्षेत्रफल होता है, ये वाला एरिया, वो विस्थापन दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर विस्थापन हो जाता साथियों। आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया है। डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए, वेग समय ग्राफ में वक्र और समय के समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है वो वस्तु का क्या दर्शाता है, तो विस्थापन दर्शाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को दर्शाती है। याद रखना, आने वाले शिफ्ट में अगर आपसे पूछे कि वेग समय ग्राफ की जो ढाल है, ढाल वो क्या दर्शाती है, तो भाई त्वरण को दर्शाती है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, एक सवाल था, जब किसी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि जब किसी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाती है तो उत्पाद में क्या बनता है। तो देखो, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे और एक ऑप्शन आपको कहीं लवण और जल दिया होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। क्योंकि जब किसी धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया आप अम्ल के साथ कराते हैं तो उससे हमें
एक तो सॉल्ट मिलता है और एक जल मिलता है, ठीक है। तो लवण और जल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए धात्विक ऑक्साइड जो होता है ये सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल के साथ इनकी अभिक्रिया से उदासीनीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए धातुओं के ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे देखिए अगला सवाल था, देखिए साथियों सिंपल मशीन वाले चैप्टर से सवाल था कि एक उत्तलक में भार का मान 600 न्यूटन और उसे उठाने के लिए लगाया गया आयाम जो है 150 न्यूटन है, तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो साथियों देखिए यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, तो भार बटे आयाम, यही तो होता है ना, भार बटे आयाम। सिंपल सा सवाल है यार ये। तो भार आपको दे के रखा है यहाँ कितना 600 और आयाम आपको 150 न्यूटन दे के रखा था। बेसिकली इसको सॉल्व करना था, 15 चौके 60, तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपका निकल के आ जाता 4। आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल था, आसानी से आप सभी ने किया होगा। देखिए ये तो मैंने बता ही दिया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए यांत्रिक लाभ जो है ना ये दो बलों का अनुपात है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट एक सवाल था कि 100 वाट का एक हीटर 2 घंटे तक चलाया जाता है, तो इसके द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी, आपको किलोवाट घंटे में बताना है। तो भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1000 वाट का एक हीटर है जो 2 घंटे तक चलाया जाता है, इसके द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो साथियों बेसिकली इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। तो देखिए विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना समय, ठीक है। हीटर की शक्ति आपको 1000 वाट दे के रखा है, जब इसको हम बदलेंगे किलोवाट में तो 1 किलोवाट होगा, 1 किलोवाट ये हो जाएगा, ठीक है 1000 वाट, और 2 घंटा में ये दिया ही हुआ है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो ये 2 किलोवाट देखो, और जब देखो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे ना साथियों, तो विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति यानी पावर इनटू टाइम। तो पावर आपका कितना निकल के आया 1 किलोवाट, ठीक है, और टाइम कितना दे के रखा है 2 घंटे। तो बेसिकली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 किलोवाट प्रति घंटे आपका आंसर आएगा। तो 2 किलोवाट घंटा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट आप याद रखना कि 1 किलोवाट घंटा को विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट कहा जाता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर आपसे मान पूछे तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। आगे देखिए एक सवाल था लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है भाई। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। बिल्कुल यही आपको चुनना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है प्रकाशिक केंद्र जिससे गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो पतले लेंस में प्रकाशिक केंद्र को लेंस का ज्यामितीय केंद्र माना जाता है। उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों का एक एक प्रकाशिक केंद्र होता ही है भाई। आगे देखिए एक सवाल था कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि 2 विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर बराबर बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि 2 विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर बराबर बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर होगा हल्की वस्तु का त्वरण जो है ये भारी वस्तु से अधिक होगा भाई। तो इसी प्रकार से ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर क्या होता है, F = होता है m/a, अर्थात त्वरण बराबर होता है साथियों, अगर एक्सेलेरेशन का मान निकालेंगे तो क्या होगा F × m हो जाएगा, यानी बल बटे आपका द्रव्यमान हो जाएगा। और जब दोनों वस्तुओं पर समान बल लगाया जाता है तो कम द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण जो होता है वो अधिक होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का गणितीय सूत्र F = ma प्राप्त होता है, ये तो आप सभी को पता होगा।
आगे देखिए एक सवाल था, एक समान वृत्तीय गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई देखिएगा, एक समान वृत्तीय गति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको पहले भी बताया था। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, मान लेते हैं कोई वस्तु इस प्रकार से गति कर रहा है तो इसकी दिशा बदलती है, ठीक है, इसकी दिशा बदलती है और दिशा बदलने के कारण जो है इसका वेग भी बदलते रहता है। तो देखिए चाल तो आपकी नियत रहती है, लेकिन दिशा बदलने के कारण इसका वेग भी जो है वो बदलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखो, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है। वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, याद रखना फैक्ट। वेग की दिशा लगातार बदलने के कारण एक समान वृत्तीय गति जो है वो त्वरित गति होती है भाई। आगे देखिए एक सवाल था, ध्वनि का अनुरणन क्या होता है भाई। इससे रिलेटेड इस प्रकार से स्टेटमेंट दिए हुए थे 4। तो ध्वनि का जो अनुरणन है ये क्या होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि दीवारों से बार बार होने वाले परावर्तन के कारण ध्वनि का कुछ समय तक बने रहना, इसी को हम अनुरणन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन आपको दिए हुए थे वो आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए अनुरणन की बात करें तो बड़े हॉल, सभागार और बंद कमरे में अधिक सुनाई देता है। अनुरणन को कम करने के लिए दीवारों और छत पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अत्यधिक अनुरणन से ध्वनि की स्पष्टता जो होती है ये कम हो जाती है। देखिए एक सवाल ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अकार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। तो साथियों देखिएगा, जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जितने भी साथियों आपके ये देखो जो कार्बन के ऑक्साइड होते हैं, या फिर ये जो मैंने आपको बताया ये जो कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बेसिकली आपको चुनना था कि कौन सा जो है अकार्बनिक यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, एक आपका सोडियम कार्बोनेट, ये सभी जो है अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं। तो देखो जो सौर ऊर्जा होता है ना साथियों, सौर ऊर्जा ये एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और सौर ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। आगे देखिएगा एक सवाल था, एक पौधा खिड़की से आने वाले प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है, तो पौधों में होने वाली इस गति को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताते हैं, देखो प्रकाशानुवर्तन मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। तने में ऑक्सिन प्रकाश से विपरीत दिशा वाले भाग में अधिक एकत्रित होता है, जिससे उस भाग की कोशिकाएं अधिक लंबी होती है और तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तने का प्रकाश की ओर बढ़ना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जड़ें सामान्यतः प्रकाश से दूर बढ़ती है, जिसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। साथियों करेंट अफेयर्स की बात करें तो बच्चे तो अच्छा से बता नहीं पाए, बस बताए कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, योजना से आए थे, ऐसे ही बता पाए हैं। अब अगर आपको क्वेश्चंस याद है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जो दूसरी क्लास लाऊंगा उसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस आए थे। बाकी एक्सपेक्टेड क्लासेस जो मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर करंट आपका नहीं है। उन क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लेना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।